स्क्रीन विजिबल है? स्टार्ट करें। Yes, sir. Okay. So let's begin the session. This is lecture number 41. लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4, उसमें शेड्यूलिंग पार्ट 1 और एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था शेड्यूलिंग के ऊपर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसमें किस तरह से जैन चार्ट प्रिपेयर होता है, वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल प्रोसेस का, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, टर्न अराउंड टाइम इंडिविजुअल प्रोसेस का कैसे कैलकुलेट होता है, एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, देन थ्रूपुट, देन यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए थे। अलग अलग फॉर्मूले के बेस पर हमने सब चीज़ें कैलकुलेट की थी। आज जो हम एल्गोरिथम देखने वाले हैं, इसका कैटेगरी भी वही होगा जो नॉन प्रिमिटिव था। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक बार प्रोसेस एलोकेट होती है किसी भी प्रोसेसर को तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही प्रोसेसर किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट होगा। बीच में एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेसर कभी भी शिफ्ट नहीं होगा किसी दूसरी प्रोसेस पर। ये नॉन प्रिमिटिव का नेचर है, इसलिए इस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को हम नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। सो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में हमें उस करना होता है जिसका रिमेनिंग टाइम, जिसका प्रोसेसिंग, जैसे फर्स्ट में हमें जिस ऑर्डर, अगर P1 रेडी क्यू में सबसे पहले है तो P1 को ही हम रनिंग क्यू में शिफ्ट करते हैं। इसी तरह से अगर P2 उसके जस्ट बाद है तो P2 को सेकेंड टाइम हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जिस ऑर्डर में प्रोसेस आती है रेडी क्यू में, उसी ऑर्डर में रनिंग क्यू में शिफ्ट होती है और रनिंग क्यू में हम सीपीयू को एलोकेट करते हैं। देन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन फिनिश होगा, आउटपुट टर्मिनल पे चला जाता है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोसेस सस्पेंड स्टेट में भी जा सकती है। एंड वापस से फिर जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है उसका काम होता है कि सस्पेंडेड प्रोसेस के क्यू में से वन बाय वन प्रोसेस को वेकअप कॉल दे और वेकअप कॉल लेने के बाद प्रोसेस वापस से रिज्यूम करे अपने कॉन्टेक्स्ट को रेडी स्टेट में और फिर रेडी से रनिंग स्टेट में। तो इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट चलती जाती है और प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी हमें एक टेबल मेंशन होगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। प्रोसेस हमें गिवन है P1, P2, P3 एंड P4। हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेसिंग टाइम भी मेंशन है, 6 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड, 7 मिली सेकेंड एंड 3 मिली सेकेंड। ये वो प्रोसेसिंग टाइम है जो हर एक प्रोसेस सीपीयू से रिक्वायर्ड करती है, रिक्वेस्ट करती है कि अगर इतने मिली सेकेंड तक सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा तो P1 का कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका आउटपुट जनरेट होगा। तो हर एक प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम हमें टेबल में मेंशन होता है। सबसे पहले हमें बनाना होता है जैन चार्ट। जैन चार्ट के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि जैन चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोसेसेस के बारे में। तो हम इसका सबसे पहले जैन चार्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। ये है हमारी रनिंग क्यू, इसमें हम वन बाय वन प्रोसेस को शिफ्ट करेंगे। स्टार्टिंग होती है प्रोसेस में, हमें उस प्रोसेस को पिक करना है रेडी क्यू से जिनका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है।
यदि हम टेबल में देखें तो प्रोसेस P1 टेक्स 6 मिली सेकेंड, P2 टेक्स 8 मिली सेकेंड, P3 takes 7 millisecond and P4 takes 3 millisecond. So among four process, we got that P4 taking a very less amount of time. So in the ready queue, we will select P4 because it having the less processing time. Because according to a shortage of first algorithms, we will select only those process which having minimum processing time. So P4 is here. So let's select process P4. So we have selected process P4. Now during execution of process P4, the processing time is 3 millisecond. So it will goes starting from 0 to 3 millisecond. Now there is another point. All process arrived at the same time. We have mentioned in the question all process arrived at the same time. So we can consider arriving time is 0 for all the process. So we are considering that all process P1, P2, P3, P4 arrived at 0 time interval. That is the same time interval. सारी प्रोसेस एक ही टाइम पर रेडी क्यू में आती है, बट हमें सिलेक्ट कौन सी प्रोसेस करना है जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम हो. तो P4 हमने सिलेक्ट किया. P4 0 टाइम इंटरवल पे आई थी. 3 मिली सेकेंड का इसका प्रोसेसिंग टाइम है. प्रोसेसर हम इसको एलोकेट करेंगे 3 मिली सेकेंड के लिए. जब इसका एग्जीक्यूशन चल रहा होगा तब हमारे पास एक वेटिंग स्टेट होगा. उस वेटिंग स्टेट में क्योंकि सारी प्रोसेस एक ही टाइम पर अराइव हो चुकी है, तो बाकी 3 प्रोसेस यहाँ पे वेटिंग में रहेगी. तो P4 के अलावा यहाँ पे P1 है, प्रोसेसिंग टाइम है 6 मिली सेकेंड. उसके बाद हमारे पास P2 है जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 8 मिली सेकेंड. उसके बाद P3 है, उसका प्रोसेसिंग टाइम है 7 मिली सेकेंड. तो हम रेडी, रनिंग और वेटिंग तीनों स्टेट को इम्प्लीमेंट करते चल रहे हैं. इसको हम कहेंगे वेटिंग स्टेट. ये वेटिंग स्टेट में प्रोसेस कुछ वेट कर रही है और जैसे ही P4 फिनिश होती है, क्योंकि बीच में प्रोसेसर शिफ्ट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉन प्रिमिटिव नेचर. सो P4 का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा 3 मिली सेकेंड पर. उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करने का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो होगा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट. तो यहाँ पे फिर से आपको चेक करना है. P1 6 मिली सेकेंड, P2 8 मिली सेकेंड, P3 7 मिली सेकेंड. तो यहाँ पे जो मिनिमम टाइम है दैट इज 6. सो अगली प्रोसेस जो शेड्यूल होगी एग्जीक्यूशन के लिए दैट विल बी P1. सो हम P1 को सिलेक्ट करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं. P1 का मिली सेकेंड है 6. तो यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं 3 + 6. तो ये हो जाएगा टोटल 9 मिली सेकेंड पर प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा. उसके बाद जब P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा हो तब हमारे पास 2 प्रोसेस और वेटिंग क्यू में रहेगी. P1 ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो चुकी थी तो हमारे पास होगी P2. P2 इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड एंड P3 इज इक्वल टू 7 मिली सेकेंड.
सो ये दो प्रोसेस है जो वेटिंग में रहेगी, इसमें से हमें पिक करना होगा। तो इस वेटिंग क्यू से हम उस प्रोसेस को पिक करेंगे जिसका प्रोसेसिंग टाइम लेस हो। तो P2 8 मिली सेकेंड है, P3 7 है, तो हम शेड्यूल करते हैं P3 को। P3 को शेड्यूल करने के बाद हम उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, और P3 का एग्जीक्यूशन के लिए हमें टोटल 7 मिली सेकेंड चाहिए। 7 मिली सेकेंड का मतलब होता है 9 + 7। सो 9 + 7 मीन्स 16। तो 16 मिली सेकेंड पर हमारी प्रोसेस P3 फिनिश होगी। उसके बाद इसकी वेटिंग में जब P3 का एग्जीक्यूशन चल रहा होगा तब हमारे पास एक और वेटिंग होगा, और वो प्रोसेस होगी P2, जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 8 मिली सेकेंड। तो केवल एक ही प्रोसेस वेटिंग में है, तो केवल हमें एक ही प्रोसेस को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आ जाएगा P2, और इसका है 8 मिली सेकेंड। सो 16 + 8, 16 + 8 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 24। टोटल 24 मिली सेकेंड में प्रोसेस P2 फिनिश होगी। सो 16 मिली सेकेंड से इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, एंड 24 मिली सेकेंड पर प्रोसेस P2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी, इसका एग्जीक्यूशन फिनिश होगा। तो इस तरह से इस टेबल को हम कंसीडर करते हैं रेडी स्टेट, इसको हम कंसीडर करते हैं रनिंग स्टेट, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कुछ प्रोसेस वेटिंग में रहती है जिनको शेड्यूल करना होता है, तो उनको हम लेते हैं वेटिंग स्टेट। तो ये जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, अदरवाइज आप इसको भी रेडी स्टेट मान सकते हैं, क्योंकि यहीं से आप प्रोसेस को पिक कर रहे हो रनिंग स्टेट में। और हम जो प्रोसेस का सिलेक्शन करते हैं वो शेड्यूलर्स करते हैं। तो शेड्यूलर यहाँ पे अगर आप इसको रेडी स्टेट मानते हो तो रेडी से रनिंग के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऐसे प्रोग्राम जो रेडी स्टेट से प्रोसेस को पिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और रनिंग क्यू में शिफ्ट कर देते हैं, उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे शेड्यूलर को बोला जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो रेडी क्यू में जब प्रोसेस आती है तो वो न्यू स्टेट से होते हुए आती है। जब तक प्रोसेस का कंप्लीट क्रिएशन ना हो जाए, डिज़ाइन ना हो जाए, तब तक प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं लगती है। तो एक बार जैन चार्ट हमारा प्रिपेयर हो जाता है तो जैन चार्ट के बाद अब हम उसका कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। तो जैन चार्ट जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, तो हम फिर से टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम यदि हमें निकालना है तो हमारे पास जैन चार्ट ऑलरेडी है, हम आसानी से टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम यदि हम प्रोसेस P1 का निकाले तो टर्न अराउंड टाइम में फॉर्मूले के हिसाब से यदि देखें तो प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम देखना है, वो आपको जैन चार्ट से पता चलेगा, और प्रोसेस का सबमिशन टाइम देखना है, वो आपको टेबल से पता चलेगा। और अगर टेबल में सबमिशन टाइम या अराइवल टाइम मेंशन नहीं है, और क्वेश्चन में भी अगर मेंशन नहीं है, तो आप उसको ज़ीरो मान सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पर अराइविंग है, तो आपको वही टाइम को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना अच्छे से। अगर अराइवल टाइम मेंशन नहीं है, यू कैन कंसीडर योर ओन अराइवल टाइम। आप जिस प्रोसेस को जो अराइवल टाइम दोगे उसी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। बट अगर अराइवल टाइम ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कुछ प्रोग्राम कुछ क्वेश्चन में मेंशन होते हैं कि प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम सपोज 0 है, प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम 2 मिली सेकेंड है, प्रोसेस P3 का अराइवल टाइम 4 मिली सेकेंड है, तो अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम turnaround time will be calculated. तो अगर हम प्रोसेस P1 का निकालें तो प्रोसेस निकालें तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 9,
और अराइवल टाइम क्योंकि हमें मेंशन नहीं था, सो वी विल कंसीडर 0 as the arrival time, and 9 minus 0 is equal to 9. Similarly, turnaround time for process P2 is equal to the completion time of process P2 minus arrival time. So 24 minus 0 is equal to 24. Similarly, turnaround time for process P3, completion time of process P3 is 16 minus arrival time is 0, that gives us 16. And process P4 is equal to completion time process P4 is 3, so 3 minus 0 will gives us 3. Finally, we got all turnaround time for individual process. Now we are able to find out the average turnaround time. Just add all the process, 9 plus 24 plus 16 plus 3. Add all the turnaround time by individual process and divide by it 4, because we have given total number of process 4. So we got the turnaround time, average turnaround time, and according to now similar we can find out the waiting time. Waiting time. So process P1, waiting time for process P1 is turnaround time minus turnaround time minus processing time. Now turnaround and processing time. So for process P1, there is a processing time 6 millisecond. So let's calculate waiting time for process P1. Turnaround time for process P1 we have got 9 minus the processing time. Processing time is 6 millisecond. Waiting time for process P2 process turnaround time of process P2 is 24 minus processing time. P2 का processing time है 8 millisecond. So just subtract 8, that gives us 24 minus 8, 16 millisecond. Waiting time for process P3 is equal to turnaround time is 16 minus processing time for process P3 7. So 16 minus 7, so it gives us 9. And the last one is process P4. Waiting time for process P4, completion turnaround time is 3 minus processing time. Processing time is also 3. So 3 minus 3, 0. Now average waiting time. Average waiting time, just add all the waiting time, 3 plus 16 plus 9 plus 0, divide by 4. Now if we add everything, 3 plus 16, 3
3 plus 16 plus 9 plus 0. 28 divided by 4. 1693. One millisecond. So this is the second criteria, and third one was throughput. How do we calculate throughput? We know that according to formula, total time divided by total number of process. So total time according to Gantt chart, we have started from 0. CPU start execution from 0 time interval, and it is ideal. It is busy till 24 milliseconds. So total time we will consider 24. Divide by total number of process, we have given 4. So 24 divided by 4, that is 6. And the last parameter is CPU utilization. CPU busy time, that is 24, plus CPU ideal time 0 divided by CPU busy time 24 multiply 100. So this gives 100% utilization. क्लियर हो रहा है सभी को? कृपा, नैया, अपेक्षा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो इस तरह से शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम्स कैलकुलेट होती है. सीपीयू अगर किसी भी प्रोसेस को शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग अगर एग्जीक्यूट करता है तो इस तरह से वो कैलकुलेशन करता है. उसका टर्न अराउंड टाइम इस तरह से निकलेगा फॉर्मूला बेस्ड, वेटिंग टाइम इस तरह से कैलकुलेट होगा, एंड थ्रूपुट एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन. देन आफ्टर उसके बाद आती है राउंड रोबिंग एल्गोरिथम्स. राउंड रोबिंग एल्गोरिथम्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक टाइम क्वांटा होता है. ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम स्लाइस कॉल्ड क्वांटम. इसको क्वांटा भी बोला जाता है, टाइम स्लाइस भी बोला जाता है. तो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए या इस पर्टिकुलर टाइम क्वांटा के लिए जो भी टाइम जनरेट होता है उतना टाइम तक ही सीपीयू किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर 4 मिली सेकेंड का टाइम क्वांटा है तो हर एक प्रोसेस को 4 मिली सेकेंड ही अवेलेबल होगा सीपीयू का.
किसी भी प्रोसेस को CPU 4 मिली सेकेंड से ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। इसको हम कहते हैं राउंड रोबिंग एल्गोरिथम्स। तो अभी मैं उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो आपको पता चलेगा कैसे टाइम क्वांटा गिवन होता है और उसको एग्जीक्यूट में कैसे लेना है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। फिलहाल आपको टाइम क्वांटा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ जस्ट ए स्मॉल टाइम इंटरवल जो हर एक प्रोसेस के लिए इक्वल होता है, और ये हर एक प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है एक छोटा सा टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस, क्योंकि प्रोसेसर उतने ही टाइम के लिए प्रोसेस को एलोकेट होगा। तो इसका भी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विथ प्रोसेसिंग टाइम गिवन इन मिली सेकेंड। हमें टेबल में कुछ प्रोसेस गिवन है और उसका प्रोसेसिंग टाइम मेंशन है। प्रोसेस P1, P2, P3, और इनका प्रोसेसिंग टाइम है 24 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड एंड 3 मिली सेकेंड। यदि हमें टाइम क्वांटा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम अपने हिसाब से टाइम क्वांटा जनरेट कर सकते हैं। जैन चार्ट को छोटा अगर बनाना है तो टाइम क्वांटा आप बड़ा बना सकते हो, और अगर जैन चार्ट आपको बड़ा बनाना है तो टाइम क्वांटा आपको छोटा रखना होगा। तो हम एक एवरेज टाइम क्वांटा रख लेते हैं और हमने कंसीडर किया है कि टाइम क्वांटा या टाइम स्लाइस वो है 4 मिली सेकेंड का। अब हमें हर एक प्रोसेस को केवल 4 मिली सेकेंड के लिए ही एग्जीक्यूट करना है। 4 मिली सेकेंड के लिए ही हम CPU को एलोकेट करेंगे प्रोसेस को। अगर उस 4 मिली सेकेंड के अंदर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है सो वेल एंड गुड, वो साइकिल से बाहर हो जाएगी एग्जीक्यूशन साइकिल से। और अगर कोई प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम आता है तो वो दूसरी साइकिल में इन्वॉल्व होगी। तो अब हम इसका जैन चार्ट बनाते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, केवल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे राउंड रोबिंग एल्गोरिथम्स काम करती है। राउंड रोबिंग एल्गोरिथम्स, ध्यान रखना ये प्रिमिटिव नेचर है। इसलिए हम इसको बार बार CPU को हम शिफ्ट करने वाले हैं, जबकि इसके पहले के एल्गोरिथम में हमने CPU को शिफ्ट नहीं किया था। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया था तो हमने उसको कंप्लीट किया था, उसको शिफ्ट नहीं किया था बार बार। राउंड रोबिंग एल्गोरिथम्स प्रिमिटिव नेचर में है, इसका मतलब कि CPU बीच बीच में शिफ्ट होता रहेगा। और इसके लिए जो टाइम क्वांटा मेंशन है, क्वांटा या इसको आप बोलते हैं टाइम स्लाइस, वो है 4 मिली सेकेंड का। क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो आप उसके हिसाब से टाइम क्वांटा यूज़ करो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से टाइम क्वांटा डिक्लेयर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सबसे पहले जैन चार्ट तैयार करते हैं, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सो जैन चार्ट के लिए हम फिर से एक चार्ट डिज़ाइन कर देते हैं। क्योंकि टाइम क्वांटा हमने 4 मिली सेकेंड का रखा है तो जैन चार्ट बड़ा बनेगा। हमें जो प्रोसेस गिवन है P1, P2, P3 उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। प्रोसेस P1, P2 एंड P3। P1 का है 24 मिली सेकेंड, P2 का है 3 मिली सेकेंड एंड P3 का है 3 मिली सेकेंड। So 24 millisecond, 3 millisecond and 3 millisecond, these are the processing time. And arriving time,
arrival time, we can consider that all process arrived at time interval 0. So it is a round robin fashion. So select P1 according to table. P1. So process P1 we have selected. It start execution from 0 to start 0, and then because we have a total time slice 4 millisecond, so it will not continue after 4 millisecond. So it will execute only for 4 seconds, and part will be twenty. हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, sir. ओके, सो हमने सबसे पहले P1 को सिलेक्ट किया. P1 को हमने 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया. देन P1 का रिमेनिंग टाइम 20 मिलीसेकंड सेट किया और CPU को शिफ्ट किया प्रोसेस P2 को. P2 का प्रोसेसिंग टाइम है 3 मिलीसेकंड और टाइम क्वांटा की वैल्यू थी 4 मिलीसेकंड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 + 3 दैट इज 7. तो ये 3 मिलीसेकंड है, तो 4 + 3 7. देन उसके बाद इसको हम फिनिश कर देंगे, दैट इज 0, क्योंकि प्रोसेस P2 का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है. सो देर इज नो मिलीसेकंड रिमेनिंग. सिमिलरली प्रोसेस P3 का सिलेक्शन होगा. P3 का सिलेक्शन होने के बाद ये भी 4 मिलीसेकंड के लिए चलेगी. तो 4 मिलीसेकंड के अंदर ही इसका टाइम क्वांटा है, इसका प्रोसेसिंग टाइम टाइम क्वांटा से कम है. तो अगेन ये 3 मिलीसेकंड की चलेगी और इसका जो रिमेनिंग टाइम होगा वो भी 0 हो जाएगा. तो ये एक ही साइकिल में इनका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा. और यहाँ पर यदि हम देखें तो 7 + 3, क्योंकि प्रोसेस P3 का प्रोसेसिंग टाइम 3 है, तो 7 + 3 10. तो ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट मानी जाती है. अब सेकेंड साइकिल में we will select only those process that are remaining. So P1 is remaining for 20 millisecond. It required 20 millisecond for complete its execution. So we will select again process P1. So 10 + 14, 10 + 4, that is 14, and here we will deduct 20 minus 4, that is 16. So again we will select only process P1
P1 so 14 plus 4, that is 18, and it will again deduct by 4 millisecond, and 16 minus 4, that gives us 12. Again, P1 is remaining 12 milliseconds. It will execute 4 millisecond. P1 again, process P1 select 18 plus 4, that is 20, and 12 will minus 4 millisecond. It gives us 12 minus 4, that 8. So again, P1 will select 22 plus 4, 26, 26, and again 8 converted to 4. Now the last time quanta is P1 will select last one time, and 26 plus 4 gives us 30, and finally P1 gets complete their execution and it remains 0. The rest portion we can delete. So this is how round robin algorithms works. So we have to select more time. We have to select process to more times till we remain 0. We have to execute all the process one by one according to time quanta. So P1, then P2, then P3, then P1, 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 P1. So we can see that P1 will select 6 times for complete execution. CPU start from 0 and it gets busy to itself till 30 millisecond. Now we have created a Gantt chart. This is the complete Gantt chart. Now we can calculate the total turnaround time. So if we got the turnaround time for process P1, so processing time, that is 30, because in the last time P1 will select in time interval 26 and it completed our execution at 30 millisecond. So हमें लास्ट प्रोसेस का ही प्रोसेस जो लास्ट टाइम में सिलेक्ट हुई है प्रोसेसिंग के लिए, उसको हमें कंसीडर करना है, पहली बार में नहीं। जैसे P1 यहाँ भी सिलेक्ट हुई थी, बट इसका कंप्लीशन टाइम आपको नहीं देखना है। अगर P1 इसके बाद भी कहीं शेड्यूल हुई है तो लास्ट शेड्यूल P1 का कहाँ पर है और उसका कंप्लीशन टाइम के हिसाब से हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, यदि हम प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम देखें तो P1 यहाँ पे लास्ट फिनिश हुई है तो इसका प्रोसेसिंग टाइम, सॉरी, इसका कंप्लीशन टाइम है 30 माइनस अराइवल टाइम 0, क्योंकि अराइवल टाइम हमें मेंशन नहीं था। वी कैन कंसीडर आवर ओन अराइवल टाइम, और हमने ये कंसीडर किया था कि सारी प्रोसेस 0 टाइम इंटरवल पर अराइव है। सिमिलरली प्रोसेस टाइम 7, P2 एक ही बार सिलेक्ट हुई है तो 4 to 7, बाकी इसके बाद कहीं भी P2 का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो P2 का टर्न अराउंड टाइम अगर कैलकुलेट करें तो कंप्लीशन टाइम है P2 का 7 माइनस अराइवल टाइम 0, so it gives us 7. Similarly, if you consider the turnaround time for process P3, then it gives us the processing time or completion time process P3 is 10 minus arrival time of process P3 will 0, so it gives us 10 millisecond. Now
we got individual turnaround time for process P1, P2, P3. Now it is time to calculate average turnaround time. 30 plus 7 plus 10 divide by, we have given total number of process 3. Gives us 30 plus 10, 40, 47 divided by 3, 15.6, 15.66 millisecond. So this is how we calculate the turnaround time for CPU scheduling round robin. Now waiting time, if we calculate the waiting time for process P1, so according to formula, turnaround time minus processing time, turnaround time we have already calculated 30, 30 minus 24, now we can consider table P1 having processing time 24. So turnaround time we can take from the turnaround time values, and processing time we can take from the table. So 30 minus 24, it gives us 6 millisecond. That is the waiting time for process P1. Similarly, waiting time for process P2 is 4, and waiting time for process P3 is 7. Average turnaround time 6 plus 4 plus 7 divided by 3, 17 divided by 3, it gives us 5.66 millisecond. Now throughput, we can calculate throughput as well as total time. We can consider that a 30 millisecond. Total number of process divided by the total time. I think in the last numerical we have used the wrong formula, so you have to correct. Throughput is process divided by total time. In the last previous numericals we have converted it total time unit divided by total process. So just check it out. Throughput will be calculated total number of process divided by total time unit. So we have given 3 process and the last time of process. This is the 30. Last time you have to consider 3 upon 30 will give us 0.1. Processor utilization. Suppose if you want to calculate processor utilization, then 30 divided by 30 multiply by 100. It gives us 100% utilization. So 30, that is the busy time, divide by 30 plus 0. So busy time plus ideal time. So I hope you understand how we calculate all the things as per round robin algorithms. So this is lecture. Will the next algorithm, shortest remaining time next. It is again primitive algorithms. If you will shift in between the execution of the process. So let's understand in the next lecture.